हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है माय 1 ईयर ऑफ डेलॉयट जर्नी, मेरे पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं थी। बट उससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मेरे डेलॉयट के इंटरव्यू, माय हैदराबाद एक्सपीरियंस एंड काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग्स। वो सारे लिंक्स इसी वीडियो के नीचे है, तो इस वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट करिएगा। वो भी वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं मेरी नॉट सो नॉर्मल 1 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि पता नहीं क्यों इतनी वियर्ड थी या फिर मेरे कुछ मिस्टेक्स थे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको कुछ ज़रूर लर्निंग्स मिलेगी, जो आप अपने एक्सपीरियंस में सही कर सकते हैं, जो आप ध्यान पे रख सकते हैं अगर आप भी डेलॉयट ज्वाइन करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था डेलॉयट मई 22 में, आफ्टर क्वालिफाइंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन दिसंबर 21। और मैंने ऑडिट एंड एश्योरेंस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू काफ़ी सही गया था। और उसके बाद जब आप ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पास काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती है करने के लिए। 1 साल का उनका जो ट्रेनिंग का कोर्स होता है, जो कि हर साल आपका अपडेट होता है प्रोफाइल में। तो स्टार्टिंग में तो आपके पास बहुत सारा रहता है। और डेलॉयट एएसआई का जो ईयर होता है वो होता है फ्रॉम जून टू मई। मैंने जब डेलॉयट ज्वाइन किया, वो एक तरीके से डेलॉयट का जो ईयर स्टार्टिंग हो रहा था उसके भी 1 महीने पहले। सो मेरे पास काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स थे करने के लिए स्टॉक्स में। मेरा डेलॉयट एएसआई का लोकेशन कोलकाता था, जो कि न्यू लोकेशन था, क्योंकि उस वक्त पिछले साल ही डेलॉयट के 3 न्यू लोकेशंस लॉन्च हुए थे, जहाँ पर उन्होंने अपना नया ब्रांच खोला था, जो कि था कोलकाता, चेन्नई एंड पुणे। सो ये तीनों न्यू लोकेशंस थे, जिस पे न्यू हायरिंग्स हो रही थी, सीनियर्स की भी, मैनेजर्स की भी, पूरे लीडरशिप टीम की, और एक पूरा न्यू सेटअप हो रहा था इस तीनों लोकेशन। एएसआई के जो पुराने लोकेशंस हैं वो है, एक उनका हेड ऑफिस का लोकेशन जो कि हैदराबाद है, मेन लोकेशन। वहाँ पे पूरा टावर है डेलॉयट का, जो कि काफ़ी सही है, और उसकी वीडियो भी मैं मेरे चैनल पे है, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सही है डेलॉयट टावर्स और डेलॉयट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली। डेलॉयट के जो पुराने लोकेशंस हैं वो है हैदराबाद, गुड़गांव और आई गेस एक बैंगलोर है, वो भी पुराना लोकेशन ही है। सो जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त ये पूरा न्यू सेटअप हो रहा था, तो काम भी थोड़े कम थे हमारे पास, उतने ज़्यादा काम नहीं थे। सारे न्यू लोग थे, सारा न्यू लोकेशंस था, और बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र होकर आए थे हैदराबाद से स्पेसिफिकली। सो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती है आपके पास करने के लिए। न्यू हायर चेकलिस्ट होता है कंप्लीट करने के लिए, उसमें छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती है, काफ़ी सारे आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, सब्सिडीज़ होती है जो यूज़ करना होता है, जो कि आपका जब जून में न्यू स्टार्ट होता है या जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है। और जैसे कि मोबाइल फ़ोन सब्सिडी, आप मोबाइल ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ टाइम के लिए बिज़ी रख सकती है। उसके बाद आपको क्लाइंट्स मिल ही जाएंगे। सो जो मेरे साथ हुआ कि स्टार्टिंग में मुझे यही सब चीज़ें थी, मैंने अपने सब्सिडीज़ यूज़ किए, वेलबींग सब्सिडी, देन टेक्नोलॉजी सब्सिडी, ये सारी चीज़ें, फ़ोन ऑर्डर करना है एंड ऑल दोज थिंग्स, और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स थी। उसके बाद कुछ क्लाइंट्स मिलना भी स्टार्ट हुए और छोटे मोटे काम मिलने लगे, नॉट अ फुल फ्लेज्ड वर्क स्टार्टिंग में। फिर मैंने वो किया, आई थॉट कि ये ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में, तो बहुत फुल फ्लेज्ड वर्क नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में मुझे। सो मुझे आइडिया भी नहीं था कि क्या, आई थॉट ये ऐसे ही होता है। सो मैं वो कर रही थी, मज़ा आ रहा था, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग। उसके बाद जब मैंने मई में ज्वाइन किया, उसके बाद ही 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद ही हमें मेल आया कि हमें ट्रेनिंग के लिए DU भेजा जाएगा, जो कि हैदराबाद में है, डेलॉयट यूनिवर्सिटी। सो उसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत मज़ा आया था वो 3 दिन का एक्सपीरियंस, और हमने एडवांस में प्लान किया था कि 2 दिन हमें एक्स्ट्रा वहाँ रुकना है हैदराबाद को एक्सप्लोर करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें हुई। फिर हमें जुलाई में भेजा गया वहाँ पे, हमने DU एक्सप्लोर किया, ट्रेनिंग करी, हैदराबाद घूमा। उसके बाद फिर जब आए तो फिर वैसे ही फिर काम स्टार्ट हो गया, मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे उस पर काम। बट अभी भी जो छोटे मोटे काम मिल रहे थे, नॉट अ फुल फ्लेज्ड वर्क, जैसे कि हमारा कैलेंडर्स होता है उसमें हम अपने शेड्यूल को देखते हैं। सो देन आई स्टार्टेड कंसर्निंग कि एक फुल फ्लेज्ड वर्क नहीं मिल रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। तो मैंने अपने सीनियर मैनेजर से भी, क्लस्टर लीडर से भी बात किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो मुझे ये रीज़न जानने को मिला कि अभी न्यू लोकेशन है, वी आर हैविंग लैक ऑफ मैनेजर्स एंड सीनियर्स, इसीलिए काम में अभी थोड़ा सा इनिशियल टाइम है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। और ऐसे करते करते ही मतलब मेरे 7-8 महीने निकल गए और बहुत ज़्यादा काम मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे छोटे छोटे काम मिल रहे थे, और जो क्लाइंट भी शेड्यूल हो रहे थे वो लाइक 15 डेज़, 20 डेज़, 1 मंथ मैक्स ऐसे ही हो रहे थे। और मुझे फिर लो यूटिलाइजेशन के मेल्स आने चालू हो गए कि मेरा यूटिलाइजेशन जो है वो कम होता जा रहा है। देन आई स्टार्टेड कंसर्निंग कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जब लगभग 7-8-10 महीने बीत गए, तब तक मुझे ये फील नहीं था कि ये मेरे लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और मैं बात भी कर रही थी, इवन मेरे टीम लीडर्स को भी ये पता था कि ये इशू मेरे साथ हो रहा है।
बट उन्होंने बोला हमने क्रॉस लोकेशंस भी बात की, बहुत सारे क्रॉस लोकेशंस वर्क भी मुझे मिले, मुझे शेड्यूल किया गया क्रॉस लोकेशन क्लाइंट्स पे। मैंने हैदराबाद की टीम्स के साथ भी काम वाम किया और वो काफ़ी एक तो ये पहला जॉब था, न्यू एक्सपीरियंस, सो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी होती थी कभी कभी, और हर टाइप के टीम मेंबर्स के साथ काम करने को मिला। कुछ स्ट्रिक्ट भी थे, कुछ काफ़ी हम्बल थे, कुछ काफ़ी सपोर्टिव्स थे। सो कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में ये तो समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिग ब्रांड्स के पीछे जाएंगे तो आपको सिर्फ अच्छे लोग ही मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। सो आई थिंक दिस हैपन्स लाइक दिस ओनली। सो इसमें कुछ भी नया नहीं था, उसमें कुछ भी अजीब नहीं था। जब मैंने ये सब चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, बाद में जब मैंने ये सब चीज़ को एनालाइज़ किया तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरी भी मिस्टेक्स हो गई, मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर रहना था इन सब चीज़ों में और वर्क के लिए, ताकि मुझे अच्छे से काम मिले और अच्छा काम मिले, ताकि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर ना हो। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिएगा कि अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि आपको काम चाहिए अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो। अदरवाइज़ ये आपके अपने परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा और उस वक्त फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा इस चीज़ में, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर चुका होगा तब तक। तो ये सब चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई। एंड ऑल्सो आई थिंक दिस आई वर्क कल्चर, काफ़ी प्रेशर है। जो लोग सोचते हैं ऑफशोर में वर्क नहीं होता वो बहुत गलत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और अगर आप सोचते हैं कि डेलॉयट यूएसआई में काम करने के साथ साथ आप कुछ भी साइड हसल कर सकते हैं तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, जब भी आप ज्वाइन करेंगे उसके साथ धीरे धीरे आपका जो वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, वो यहाँ से कहाँ पहुँचता जाएगा। ऑब्वियसली आपका रैंक भी इंक्रीज़ होता जाएगा, आपका पोजीशन भी इंक्रीज़ होता जाएगा और काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है। तो ये माइंड में पहले से मेकअप करके ज्वाइन करिएगा डेलॉयट यूएसआई को कि वहाँ वर्कलोड बिल्कुल भी कम नहीं है। वो ऑफशोर है तो बिल्कुल भी आपको ऐसा रिलीफ नहीं मिलने वाला है। जबकि मैंने सीनियर्स पोजीशन वालों से ही सुना है जो कि अगर आप सीए क्वालिफाई करते हैं तो आप 2 साल के अंदर बन जाते हैं। तो उन्होंने खुद बोला कि 13-14 घंटे तो नॉर्मल है, और अगर आपकी स्पीड अप नहीं है काम में तब तो आप भूल जाइए आपको कितने घंटे लगेंगे, आपको पर्सनल आवर्स देने पड़ेंगे उसके लिए। सो उसकी कोई कैलकुलेशंस ही नहीं है। तो ये थी मेरी, जब मुझे काम कम मिल रहा था देन ये कुछ कंसर्न स्टार्ट हो गया इस चीज़ के पीछे। तब फाइनली मुझे क्लाइंट्स मिले जो कि फुल फ्लेश्ड ऑडिट वाले, कि 2 महीने के मेरे शेड्यूलिंग हुए हैं, तब मेरा काम स्टार्ट हुआ। और तब जो एकाएक मुझे मतलब 10-11 महीने के रेस्ट के बाद एक तरीके से कह सकते हैं जो वर्क प्रेशर चालू हुआ तो काफ़ी बॉदरिंग लग रहा था, क्योंकि तब समझ में आया कि अच्छा ऐसे काम होता है और बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं था, सीखने में भी मज़ा आ रहा था, काम हो रहा था, बट प्रेशर मुझे मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था। मेरे स्पीड में भी थोड़ी इशू हो रही थी, तो उसके कारण मेरा पर्सनल टाइमिंग का, जैसे कि टाइमिंग आपको टाइमिंग चार्ज करना होता है तो आप अगर अपना पर्सनल टाइमिंग उसमें दे रहे हैं तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते टाइमिंग चार्ज करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको काम मिले। अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हैं तो आपको प्रोएक्टिव होकर काम लेना पड़ेगा। तो मुझे 10-11 महीने के बाद जाकर के प्रॉपर काम मिलना चालू हुआ, और उसके बाद मैंने 2 महीने मतलब मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में मैंने मतलब 8-9 महीने तो काम ही उतना नहीं किया। कुछ महीने तो मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम यूटिलाइजेशन होते थे, जिसके मेरे मतलब लगभग हर महीने ही मुझे मेल्स आने चालू हो गए थे। तो ये कंसर्न जब हुआ तब मुझे फुल फ्लेज्ड क्लाइंट्स मिले। फिर जो काम होता था तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था एकाएक। सो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंसिंग का इशू है। बहुत सारे लोग अवेलेबिलिटी रेज़ कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो 14-15 घंटे काम कर रहे हैं। सो ये चीज़ जो है थोड़ा सा न्यू लोकेशन होने के कारण इशू हुई थी स्टार्टिंग में, बट आई होप ये धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। ये थी मेरी 1 साल की डेलॉयट यूएसआई की एक्सपीरियंस। इसमें कुछ एडवाइजेस हैं जो कि आई थिंक आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप डेलॉयट सच में ज्वाइन करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। तो अपने प्रोग्रेस के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने काम में ध्यान देना पड़ेगा, और स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि मेरा एक मेजर कंसर्न हुआ, उस चीज़ में मैंने फेस किया। So I hope this will help. So see you in the next video. Till then, enjoy my Deloitte playlist and thank you. Bye bye.